हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 ज्योग्राफी का था वाटर रिसोर्सेज, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था कि मल्टीपर्पज़ जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं वो आज से नहीं, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी ये शो हुआ है कि वो एंशिएंट टाइम पीरियड से चलते आ रहे हैं। अब हमने एंशिएंट टाइम पीरियड के पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि आज डैम का क्या रोल है। मतलब आज अगर हम डैम को कहें कि सिर्फ डैम से हमें पानी को स्टोर करना है, ऐसा नहीं है। उसका नाम ही है मल्टीपर्पज़, यानी बहुत सारे काम करने वाला। मल्टीपर्पज़ मतलब बहुत सारे काम जिसमें डैम में होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आज का जो डैम है, उस टाइम पे तो टेक्निक्स नहीं थी, लेकिन आज जो डैम है वो किस तरह से आप ये कह रहे हो कि बने हुए होते हैं। ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि देखिए, पहले आप इस डैम की ना वो देख लीजिएगा, होता क्या है। डैम की डेफिनेशन देख लीजिएगा, यहाँ दे रखी है डैम की डेफिनेशन, ये देखिए। उसमें कहा है ए डैम इज़ ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट obstruct डायरेक्ट और रिटार्ड द फुल फ्लो, often creating a रिजर्वर लेक और एम्पाउंडमेंट। ठीक है, डैम। तो अब डैम क्या है, इस बात से आप क्या समझे कि डैम एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक चलते हुए पानी को रोक देना, कहीं पे फ्लो करता हुआ पानी आ रहा है और उसको रोक देना, और उसको रोक कर अगर मैं आपको मैं उससे दिखाती हूँ, देखिए इसमें दे रखा होगा। हाँ जी, यहाँ से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से रिवर आ रही है, फ्लो करती हुई आ रही है, तो हमने ये एक बैरियर लगा दिया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक बैरियर लगा दे और उसके पीछे क्या बना दे, उसके पीछे आप लोगों ने रिजर्वर बना दिया या फिर लेक बना दी। मतलब ये बहुत बड़ा सा एक तालाब कह लो, रिजर्वर बना लो, इम्पाउंडमेंट कह लो, जिसमें कि पानी इकट्ठा हो गया, हमने आगे उसको फ्लो से जाने नहीं दिया। ठीक है, और फिर उसे धीरे धीरे यहाँ पे गेट्स लगे होते हैं और बहुत फ्लो के साथ, एकदम बहुत प्रेशर के साथ नीचे गिराया जाता है पानी को, और यहाँ इन गेट्स को खोल के, और यहाँ टरबाइन लगे होते हैं। जब टरबाइन घूमती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारा डैम था। अब वो कह रहे हैं कि डैम यही है कि फ्लो जो होता है पानी का, जो नेचुरल पानी का फ्लो आ रहा है, उसको किसी भी तरह से रोक देना, उसके पीछे लेक कंपाउंडमेंट वगैरह बना देना। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो डैम होता है ना, उसको हमने अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग बेस पे हमने उसको अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। जैसे स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी डैम जो बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके बेस पे कौन सा मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है। अब जो टिम्बर वगैरह से बने हैं, टिम्बर इन द सेंस वो जो लकड़ी वगैरह से बने हैं, उन्हें टिम्बर डैम कह देते हैं। एम्बैंकमेंट डैम, जो कि यहाँ पे कोई बैरियर लगा के बनाए गए हैं, उन्हें एम्बैंकमेंट। और मैसनरी बैंक, जो आजकल कंक्रीट से बड़े पक्के बनाए जाते हैं ना, बड़े सॉलिड से, वो मैसनरी डैम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने डैम्स को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग भी कैटेगरीज में डाला है। एक जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है वो हाई डैम्स हो जाते हैं, जिनकी हाइट मीडियम होती है वो मीडियम हाइट वाले मीडियम डैम्स हो जाते हैं, और लो वाले लो डैम्स मतलब कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि डैम्स क्या होते हैं। अब डैम्स वो कह रहे हैं कि डैम्स जो हैं वो मतलब आप ये कह सकते हो कि डैम्स की अगर आप मानो कि एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज डैम्स की पीछे बता दी गई हैं। ये सब एडवांटेज है डैम्स की। इसमें कहा है कि डैम्स में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब सिर्फ पानी को स्टोर ही नहीं किया जा रहा इरिगेशन के लिए, बल्कि उसमें फ़िश ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। ये जो पीछे का एरिया एम्पाउंडमेंट बनाया था, उसमें फ़िश को भी हम ब्रीडिंग करके अच्छा अपना बिजनेस चला सकते हैं। इरिगेशन के लिए जब डैम में पानी इकट्ठा हुआ और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तो जो बचा बाद में पानी जो अपने नेचुरल फ्लो में चलने लगा, उससे इरिगेशन ईजिली होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इरिगेशन में उस चीज़ से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते ही हैं डैम से, बहुत इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं बताऊं तो 22% जो इंडस्ट्री हैं उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ होती है। ठीक है, फ्लड को कंट्रोल करते हैं। फ्लड को कंट्रोल कैसे करते हैं कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा आई है या ग्लेशियर ज़्यादा जल्दी से मेल्ट हो गए हैं और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हम कंट्रोल कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले जो टाउन, डिस्ट्रिक्ट या विलेज वगैरह है वो डूबे ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इनलैंड नेविगेशन। नेविगेशन मतलब जो सेलर्स वगैरह या ट्रेडर्स जो यूज़ कर रहे हैं रास्ता, वहाँ पे भी बहुत मतलब आप ये कह सकते हो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम भी लैंड्स के थ्रू इजीली होता है। ठीक है, एक आया रिक्रिएशन। मुझे याद है मैसूर में एक डैम बना हुआ है, शायद वो गोदावरी रिवर पे है, मैसूर कर्नाटक में है, और वहाँ
जो टीपू सुल्तान है उसकी टॉम्ब भी है उसके जस्ट सामने ही, क्योंकि जो डैम होता है ना उसके चारों तरफ का एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाला बहुत सुंदर लोकेशन हो जाती है। तो वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा जाता है देखने के लिए कि कितनी सुंदर लोकेशन है। और वहाँ एक वृंदावन गार्डन करके बहुत बड़े एरिया में टूरिस्ट प्लेस बनाई हुई है, ठीक है। तो डैम सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि इरिगेशन का काम कर रहा है, वो मल्टीपर्पज़ काम कर रहा है। ये सब उसकी एडवांटेज हुई, ठीक है। अब हम करेंगे डैम्स की डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज तो देखिए कोई भी चीज़ काम की है तो गलत भी तो हो सकती है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है। हम सबसे पहले यहाँ पेज नंबर 26 है आपका, इसमें यहाँ नीचे हम लोग सॉरी दिखेगा नहीं आपको, यही है, यहाँ आपको नीचे देखना पड़ेगा, अपनी बुक में देख लीजिएगा। उसमें दे रखा है कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो कि जब भी यहाँ पानी को इकट्ठा कर दिया, यहाँ से नेचुरल फ्लो से बहती हुई आ रही थी, हमने यहाँ इम्पाउंड में इकट्ठा कर दिया, तो जो रिवर का नेचुरल फ्लो था, जो नेचर ने उसे अपने आप से रास्ता बना रखा था, वो हमने उसका बिगाड़ दिया। तो हम कहीं ना कहीं डैम बनाते हैं तो नेचर से छेड़छाड़ करते हैं, जो हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में ज़रूर नुकसानदायक होएगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि जो ऊपर से सेडिमेंट्स बहा कर ला रखी होती है रिवर, वो यहीं इकट्ठा कर देती है, जबकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो रिवर, हो सकता क्या होता भी है, रिवर जब लोगों के खेतों में स्ट्रीम से पानी जाता है तो वो सारे सेडिमेंट जो उसने यहाँ इकट्ठा किए, वो सेडिमेंट कहीं ना कहीं खेतों में जाते हैं और हमारी इरीगेशन बहुत अच्छी होती, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होती, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि रस्टिंग इन रॉकर्स स्ट्रीम बैड्स एंड पुअरर हैबिटेट द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। जी, वो कह रहे हैं कि जब इस तरह से सारे रास्ते में रॉक्स वगैरह आते हैं, क्योंकि हम ये डैम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं रॉक वगैरह कंक्रीट का भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो बहुत प्रेशर से और पानी नीचे गिर रहा है तो उससे भी जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु सब हैं, वो सारी की सारी, चाहे वो फ्लोरा हो फन्ना हो, वो सब की सब डिस्टर्ब हो जाती है इससे, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब हम डैम बनाते हुए नेचर के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। डैम ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फन्ना टू माइग्रेट। बिल्कुल ठीक है, हम माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब क्योंकि रिवर्स में से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये सब एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए चले जाते हैं ईजिली, लेकिन अब हम डैम बना लेते हैं तो उनके लिए वहाँ पे रुक जाते हैं वो सेडिमेंट्स के साथ ही, और उन्हें आगे बहने का मौका नहीं मिलता। तो हम जो माइग्रेट फ्लोर एक्वेटिक फन्ना है हम उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आप ये कह सकते हो, हम उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो फ्लड प्लेन जो एरिया है, ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि डैम जो है वो फ्लड को जो है वो हमें बचाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लड लाने के लिए भी डैम ही ज़िम्मेदार होते हैं। अब वो कैसे कि बहुत सारा पानी डैम्स के पीछे इकट्ठा हो गया और मजबूरी हो गई कि उन्हें डैम्स का बहुत ज़्यादा पानी एकदम से खोलना पड़ा, और तो जो उसके साथ के निचले एरियाज़ होते हैं वो ज़रूर इस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं कि मतलब वो सारा एरिया ही आप ये कह सकते हो कि डिस्टर्ब हो जाता है, और उस जगह पे बहुत फ्लड जैसा हाल, फ्लड लाने में भी डैम जो हैं वो नुकसान डालते ही डालते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं कि हमारे ये तो थे जोग्राफिकल इम्पैक्ट, अब हमारे सोशल इम्पैक्ट पे, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये आप समझ रहे हो। जब भी जहाँ पे भी डैम बने, पहले भी आया है, जैसे आपने अगर छोटी क्लास में होगी तवा मत्स्य संघ के बारे में सुना होगा। तवा मत्स्य का तवा जो डैम बना था उसके बारे में था, और वहाँ के लोग बहुत डिस्टर्ब हुए थे क्योंकि उनका घर, उनके परिवार, उनकी जो वो खेती करते थे वो सारी जगह एक तरह से उस डैम के अंडर आ गई थी और उनका काम ही छिन गया था। तो इसीलिए तवा मत्स्य वाले मतलब इस तरह से जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट, लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट होती है लार्ज लोकल कम्युनिटीज़ की, मतलब उनका घर ही छिन जाता है। आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों को अपनी घर से हाथ धोने पड़ते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता जो भी। और अगर हम कहें कि नर्मदा के बारे में बात करें, इसमें दे भी रखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट। वो क्या हुआ था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी यही किया गया था कि
जो और टिहरी आंदोलन भी इसमें का था, जो टिहरी डैम है उसके बारे में भी, क्योंकि लोग जो थे वहाँ के, अब वो अपनी ज़मीनों से बहुत, अब देखिए उनके तो ज़मीन थी, वो उनके तो घर थे वहाँ पे। अगर कोई आज हमें हमारे घर से अलग कर देगा, यूँ कहेगा ये घर आपका नहीं है, आप यहाँ से जाओ, हमने यहाँ पे कुछ बनाना है, तो हमें कितना दिक्कत होएगी। हम लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। वो लोग भी बेचारे, उनका खाना पीना रहना सारी चीज़ें वहाँ पे थी, और उनको वो सब छोड़ना पड़ा, किस लिए? क्योंकि वहाँ पे डैम बन रहे थे। ठीक है, बड़े जो लैंडलॉर्ड थे या बड़े जो इंडस्ट्रियल वाले थे, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आम गरीब आदमी थे उनके लिए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया था, उनका तो घर ही उनसे छीन लिया। यही जो नीचे दे रखा होगा आपके इसमें कि जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट चला था, उसमें जो ट्राइबल्स थे ना, उनका एक सपोर्ट किया एनजीओज वगैरह ने भी, और जो ट्राइबल पीपल थे, आप ये कह सकते हो कि उनकी बहुत ख़राब हालत हुई थी, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, और वो सारे के सारे जो जंगल थे ना उस टाइम पे, वो सारे जंगल एक तरह से बांध का जो डैम का काम चल रहे थे उसमें डूब गए थे। तो अब उनके पास कोई भी खाने का सिस्टम नहीं बन रहा था, मतलब क्योंकि वो तो जंगलों से ही सामान लाते, बाहर बेचते और अपना काम चलाते, जंगल ही उनके घर थे। तो इस तरह से जो डैम बनते हैं वो बहुत सारे लोगों की जो सोशल लाइफ है उसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि किस किस डैम के बारे में क्या क्या है। तो आपकी बुक में जो ये एरिया दे रखा है नर्मदा बचाओ वाला, इसके बारे में बता देती हूँ कि नर्मदा बचाओ जो मूवमेंट चला था, या टिहरी बांध जो मूवमेंट चला था, ये वहाँ के जो लोग थे, लोकल जो लोग थे, उन्होंने किया था, क्योंकि वो बहुत सारा उनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ा था, और उनके पास लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं बचा था। एक तरह से उन्हें लग रहा था कि हमारा ह्यूमन राइट जो है वो हमसे छीन रहे हैं। ठीक है, और अर सरोवर जो डैम बना था नर्मदा में, उससे ही ये सारा नुकसान हो रहा था। ठीक है, अच्छा, नर्मदा बचाओ में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि सरदार सरोवर बांध के थ्रू जो है ना, सारे जंगल पानी में डूब गए थे, तो वहाँ के लोगों को दोबारा नई जगह पे प्लेसमेंट करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लास्ट में उन्होंने बहुत टाइम तक ये भी सोचा कि चलो कोई नहीं, हम देश के काम आ रहे हैं, देश का इससे इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होएगा, बट इतनी उनकी हालत ख़राब हो गई, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, भूखे मर रहे थे वो लोग। तो लास्ट में उन्हें परेशान होके यही कहा था कि क्या हम ही मिले थे इन सब चीज़ों के लिए, मतलब गवर्नमेंट को कुछ और नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, एक आपने कहा है कि सरदार सरोवर डैम के बारे में डू यू नो, ये दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है कि सरदार सरोवर जो डैम है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया था। ठीक है, और ये जो डैम है ये भारत में आप ये कह सकते हो कि एक अच्छी मतलब आप ये कह सकते हो कि लार्ज वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है इंडिया का। ठीक है, और इसमें 4 स्टेट्स जो हैं जिनको इरिगेशन के लिए हेल्प मिली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो सरदार सरोवर जो डैम था, इसकी वजह से ड्रॉट वगैरह का जो था, सूखा पड़ता रहता था। लगभग 9490 जो विलेजेस और 173 टाउन्स गुजरात के इतने, और राजस्थान के 124 विलेज को फ़ायदा हुआ था। तो फ़ायदा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा है उससे। ठीक है, नीचे जो आपका डू यू नो दिया है, इसमें दे रखा है कि कृष्णा, आप ये कह सकते हो कि कृष्णा और गोदावरी जो 2 रिवर हैं साउथ की हैं। ठीक है, उनमें जो आप कह सकते हो कि जो भी डिस्प्यूट शुरू हुआ था उस टाइम पे, वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो डिस्प्यूट था वो इसी रिवर से स्टार्ट हुआ था, कृष्णा और गोदावरी से। क्योंकि आप ये मतलब एक डैम बना दिया गया था, और जो डैम बना उसकी वजह से इन दोनों राज्यों में, इन दोनों स्टेट्स को ये लगा कि ये जो डैम है इन मतलब इन स्टेट से पानी हटाकर और महाराष्ट्र में इस तरह से पानी को कर दिया गया है। तो ये मतलब इन स्टेट्स में आज भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं इस टाइप की, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बारे में जो है वो इनकी लड़ाइयों को सुलझाया करती रहती है। आगे आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये आपका पेज नंबर 29 है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट अक्रॉस ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पज़ ऑफ। हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये थे रिवर के प्रोजेक्ट्स थे, इनका विरोध किस लिए भी हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भी उनका मेन काम था कि बाढ़ को कंट्रोल करना है, मतलब ड्रॉट नहीं आने देना है या फ्लड को कंट्रोल करना है, ऐसा होने में ना वो कहीं ना पूरी तरह खड़े नहीं उतरे। मतलब ऐसा लग रहा था